हाय गाइस, वेलकम ऑन इकोनॉमिक्स अड्डा। आज हम इकोनॉमिक्स अड्डा के वीडियो नंबर 4 में आए हैं और आज हम वीडियो नंबर 4 में माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बारे में सुनकर क्लास 12 के बच्चों के अच्छे बच्चों की नींद उड़ जाती है। जिस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम गाइस एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट, देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है बट ज्यादा टफ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लोगे, अगर लर्न करोगे गाइस, तो कभी जिंदगी में ये मेरे अकॉर्डिंग कभी जिंदगी में ये समझ में नहीं आने वाला है। और नेशनल इनकम एक ऐसी चैप्टर है जिसको आप अच्छे से अगर समझ जाते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाते हो, तो ये बहुत ही इजी वे में आप यहां से न्यूमेरिकल कर पाओगे यहां, और आपके एग्जाम में कंफर्म यहां से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। क्लास 12 में नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में कंफर्म यहां से क्वेश्चन रहने वाले, न्यूमेरिकल से लेकर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कुछ रहेंगे। तो आज गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एडिकेट्स। लेकिन नेशनल इनकम जानने से पहले से कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट होते क्या है, क्योंकि आगे में इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आगे कंफ्यूजन नेक्स्ट जब हम लोग आगे इंक्रीज करेंगे तो वहां पे इन बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूजन आना शुरू होती है। इसलिए गाइस आज हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करेंगे। सबसे पहला हम बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर है? नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? अ नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरी reside in the country concerned and whose center of economic interest lies in that country। क्लियर है? नॉर्मल रेसिडेंट हम किसको बोलते हैं? तो नॉर्मल रेसिडेंट उसको उस टर्म को बोला जाता है जिसमें कोई भी आदमी किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट से लेकर इनकम से लेकर इन्वेस्टमेंट सारा कुछ उसी कंट्री में करता है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। दैट मींस कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी बंदा हमारे इंडिया में रहता है और वो अपने इनकम अर्निंग से लेकर, खाना से लेकर, पीना से लेकर, बचाना सब कुछ करता है उसी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सपोज एक एग्जांपल हम बताते हैं कि जैसे कोई मान लो कि यूएसए का बंदा हमारे इंडिया में रहता है और इंडिया में रहकर वो जॉब करता हो, वहीं सेविंग करता हो, 2-3-4 साल वो यहाँ पर रह चुका हो, यहाँ सेविंग करता हो, जॉब करता हो, सारा अपना इन्वेस्टमेंट करता हो, सारा ऑल थिंग्स यही करता हो, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? उसको, उस बंदे को क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन political territory of a nation। that means political territory of a nation। इस चीज को ध्यान समझना। डोमेस्टिक टेरिटरी, the domestic territory of a country is understood to mean political territory of a nation। that means कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी या इंडियन चीज जो कि फॉरेन में या बाहर में जाकर, इंडिया के अंदर तो अर्निंग कर ही रहा है, बट अगर वो इंडिया से बाहर जाता है और इंडिया का चीज है और वहां पे अगर वो अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। सपोज मान लो कि अगर इंडिया का एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, जो कि इंडिया में इंटरनल वर्क तो कर रही है और वो क्या कर रहा है, फॉरेन में भी जाकर वर्क करती है। जैसे मान लो अमेरिका में गया, यूके गया, यूएसए गया, वहां पे भी जाकर वर्क करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। जैसे मान लो और एग्जांपल देते हैं फॉरेन एम्बेसी, जितने भी फॉरेन एम्बेसी है, अगर मान लो कि इंडिया की फॉरेन एम्बेसी वो जाकर कहीं यूएसए में वर्क दे रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। लेकिन अगर कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेनर एम्बेसी जो कि हमारे इंडिया में रहती हो और इंडिया में अगर वर्क करे, तो उसको कभी भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहेंगे। सपोज कर लो कि ब्रिटेन की कोई भी फॉरेन एम्बेसी आकर, ब्रिटेन की फॉरेन एम्बेसी आकर इंडिया में वर्क दे रही है, तो उसको हम लोग कभी भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री नहीं बोलेंगे। जो हमारी कंपनी, जैसे मान लो टाटा कंपनी इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही है और अगर वो जाकर अमेरिका में, पाकिस्तान में, जहां पे भी हो, अगर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। बट दूसरी कंपनियां या दूसरे कंट्री के जो भी हमारे इंडिया में वर्क करे, उसको कभी भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कभी भी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है सिटीजनशिप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए बहुत सी अभी प्रॉब्लम्स हो रही है। सिटीजनशिप किसको मिलना चाहिए, सिटीजनशिप किसको हम बोलेंगे? तो हमारे पास सिटीजनशिप की दो कंडीशन है। पहला, ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। अगर जिस प्लेस पे जन्म लिया है, जैसे मान लो कि आपकी बर्थ इंडिया में हुई है, तो आपको सिटीजनशिप कहां की मिलेगी? इंडिया की मिलेगी। अगर आप कहीं और बर्थ करते हैं तो वहां की सिटीजनशिप वहां की मिलेगी। दैट मींस क्या होगा? ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, जहां जिस जगह पे आपकी बर्थ हुई है उसके अकॉर्डिंग वहां की सिटीजनशिप प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट, बाय सम लीगल प्रोविजन, कुछ ऐसे हमारे लीगल प्रोविजन बने हुए, कुछ ऐसे हमारे कानून बने हुए जिसके अकॉर्डिंग भी हमको सिटीजनशिप प्रोवाइड होती है। क्लियर है? 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है फैक्टर इनकम, जो कि मैं
वीडियो नंबर 1 2 में बताया था फैक्टर इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में भी ये टॉपिक आया होगा फैक्टर इनकम। फिर भी गाइस मैं बताता हूं, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द हाउसहोल्ड फॉर द यूजेज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज एंड दिस इनकम आर इंक्लूड इन नेशनल इनकम। इस टर्म को याद करना गाइस, फैक्टर सर्विसेज दैट मींस क्या होता है फैक्टर इनकम, कि अगर फैक्टर सर्विसेज के बदले जो भी इनकम मुझे प्रोवाइड होती है, जैसे सपोज मान लो कहीं पे आप जॉब करते हो, आप अपनी मेहनत करते हो, तो उसके बदले में जो आप इनकम प्रोवाइड करते हो, जो आपको इनकम मिलती है, जो आपको सैलरी मिलती है, जो आपको वेजेस मिलते हैं, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड फैक्टर इनकम। क्लियर है? दैट मींस फैक्टर इनकम फिर से मैं बता दूं कि फैक्टर सर्विस के बदले में आप जो भी यूटिलाइज कर रहे हो, फैक्टर सर्विस के बदले में आपको जो भी प्रोवाइड हो रही है, या तो आपकी सैलरीज हो सकती है, आपकी वेजेस कुछ भी हो सकती है, उन सारे टर्मों को क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम ऑफ दिस थिंग्स। क्लियर है गाइस? जब लोग पढ़े थे फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफर इनकम। ठीक है? ट्रांसफर इनकम जस्ट अपोजिट फैक्टर इनकम का होगा। ठीक है? फैक्टर इनकम क्या था कि ऐसा इनकम जो हमको किसी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में, जो मुझे किसी वर्क के बदले इनकम मिले, उसको क्या बोलते थे, फैक्टर इनकम। बट जस्ट अपोजिट ट्रांसफर इनकम एक ऐसा इनकम है जो मुझे बिना वर्क किए मिलता है, दैट मींस विदाउट प्रोडक्टिव सर्विस के यूटिलाइज किए मिलता है। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि फैक्टर इनकम आर दोज इनकम व्हिच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑन हेल्प, डोनेशन एंड चैरिटी इटीसी। ठीक है? मतलब डोनेशन एंड चैरिटी इटीसी, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दैट मींस कि ऐसा इनकम जो मुझे बिना मेहनत की कमाई के मिल रहा है, मान लो कि मुझे लॉटरी लग गई, तो वो लॉटरी क्या मुझे मेरे इनकम के थ्रू मिल रही है क्या, विदाउट इनकम, विदाउट मेहनत की मुझे इनकम आ रही है, दैट टाइम इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। क्लियर है? फैक्टर इनकम क्या था कि जहां पे मैं प्रोडक्टिव सर्विस को यूटिलाइज कर रहा, जहां मैं अपनी मेहनत कर रहा था, उसके बदले मुझे इनकम प्रोवाइड होती है, उसको क्या बोलते थे, फैक्टर इनकम। बट गाइस ट्रांसफर इनकम जस्ट अपोजिट की होती है, जहां पे मुझे विदाउट प्रोडक्टिव सर्विसेज के, विदाउट मेरी मेहनत के जो इनकम अर्न हो रही, जो इनकम मुझे मिल रही है, इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जी ध्यान रखना गाइस कि अगर कहीं पे भी फैक्टर नेशनल इनकम आपको दिखती है, फैक्टर इनकम, तो उसको क्या करना, साइड ऑफ हटा देना। ठीक है? कहीं पे भी नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली फॉर वन फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, कहीं पे भी ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर है? इसका एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि स्कॉलरशिप या लॉटरी, ये क्या है, बिना मेहनत की मुझे मिल रही है। अगर स्कॉलरशिप की बात करते हो या लॉटरी की बात करते हो, विदाउट फैक्टर सर्विसेज के बिना मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम। क्लियर है? इसको कभी भी ट्रांसफर इनकम को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ऑलवेज इसमें कंफ्यूजन आपको आती है क्लासेस में। मैं देखता हूं कि ऑलवेज कंफ्यूजन यहां पे होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है, इसका आंसर यहां पे, इसका आंसर यहां पे। गाइस इसको क्लियर वे में समझते हैं फाइनल गुड्स क्या होती है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स हु यूज फाइनल कंजम्पशन, who use final consumption not further process। that means ऐसा गुड्स जो कि फाइनली वे में कंजम्पशन के लिए रेडी हो चुका है, उसको फर्दर, अब उसको आगे प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा गुड्स जो कि कंप्लीट वे में अब वो क्या हो चुका है, कंजम्पशन के लिए रेडी है, उसमें कोई भी अब मुझे क्या करना है, प्रोसेस नहीं करना, उसको बनाने के लिए प्रोसेस। जैसे कि आप ले लो, शुगर का एग्जांपल ले लो, ऑयल का एग्जांपल ले लो, चीनी का, चीनी हो गया, ऑयल हो गया, बहुत से ऐसे गुड्स है आपके पास जिसका क्या होगा, कंजम्पशन हम आगे के लिए हम नहीं कर सकते, फाइनली क्या होगा, वो कंज्यूम करने के लिए रेडी हो चुका है। दैट टर्म इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स हु यूज्ड एज रॉ मटेरियल एंड फर्दर प्रोसेस्ड। जस्ट अपोजिट इंटरमीडिएट गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस के लिए रहता है, कंजम्पशन के लिए नहीं होता, फर्दर आगे प्रोसेस, उसमें और भी कुछ बनने के लिए तैयारियां होती है। जैसे कोई आप रॉ मटेरियल लेते हो, जैसे कि आप कोई भी रॉ मटेरियल लो, तो क्या वो कंप्लीटली वे में प्रोसेस, कंप्लीटली वे में वो यूटिलाइज कंजम्पशन के लिए फुलफिल हो पाता है क्या, नहीं ना। उसको क्या होता है कि आगे हम प्रोसेस के लिए, प्रोसेस करने के लिए उसको वेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? जस्ट लाइक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे सपोज मान लो कि आप किसी दुकान में गए, ठीक है, और वहां पे सपोज कर लो कि कोई
कोई एग्जांपल आप लोग बताओ। जैसे कि मान लो कोई क्लासरूम कहीं पे कोई शॉप में गए और वहां पे बेंच लगी हुई है, टूल लगी हुई है, तो अगर वो टूल की बात करते हैं तो वो टूल को अगर हम लेकर हम अपने पास आते हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। लेकिन अगर वो वहां पे बेंच की लकड़ियां छोटे टुकड़े रखे हुए हैं तो वो लकड़ी की टुकड़ी जो है, वो लकड़ी के टुकड़े जो है क्या होगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि उसका शॉपकीपर क्या करेगा, उसका जो दुकानदार है वो क्या करेगा, उसका कुछ यूटिलाइज करेगा, कुछ गुड्स को प्रोसेस करने में बनाएगा, कुछ किसी गुड्स को उसका बनाया हो सकता है कि बेंच बनाया, टेबल, कुछ भी बनाना होगा, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको हम आगे प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करने वाले हैं। और ऐसे गुड्स जो फाइनली वे में कंप्लीट हो चुका है, जिसका अब हमको क्या करना है, यूटिलाइज करने के लिए वेट करना, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। लेकिन अब फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन सा गुड्स फाइनल गुड्स है, कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि मेरे अकॉर्डिंग सपोज मान लो ये गुड्स मेरे लिए फाइनल गुड्स हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो गुड्स आपके लिए फाइनल गुड्स हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर डेफिशिएट मस्ट बी यूज्ड इन नेचर। मेरे नेचर पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड्स हैं या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे सपोज शुगर, अगर शुगर को मैं उठाकर अपने घर लाया तो ये शुगर मेरे लिए क्या हो जा रहा है, फाइनल गुड्स हो जा रहा है। बट अगर किसी आप स्वीट्स की दुकान में जाते हो, मिठाई की दुकान में जाते हो, तो वो क्या उसके लिए फाइनल गुड्स हो गया क्या? क्योंकि उस चीनी का वो क्या करेगा, आगे स्वीट्स बनाने में यूज करेगा, हो सकता है कि बेकरी में यूज करे, कुछ बिस्किट में कुछ भी बनाना होगा, तो वो शुगर क्या होगा उसके लिए, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। लेकिन वो शुगर मेरे लिए क्या हो रहा है, उसका तो आगे प्रोसेस नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट, नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स। नेशनल इनकम में ऑलवेज हम लोग फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, कभी भी हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं।